तो दिल नहीं चाह रहा कि इस खाली हॉल में, इन खाली कुर्सियों, मेरे कुछ चंद साथी बैठे हुए जो अपनी अपनी स्पीचेस के इंतजार में बैठे हुए, क्योंकि वो जो क्रीम है, अब ये वो क्रीम नहीं है, मैं कोई कुछ और नाम ही ना निकल जाए, वो तो अपनी अपनी स्पीचेस करके चली गई और मेरे पास कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि मैं स्टार्ट ऐसे लूं कि आप भी स्पीच करके चले जाना ही आप इन मुश्किल हालात में। तो बात ये ना कि सुनने वाले सुने ना। अब मैं फेसबुक या टिकटॉक या वो इंस्टा के लिए तो स्पीच करती नहीं हूं, मैं तो ना गुजरा होते हैं ना सुनते हैं। मैं तो कहती हूं कि वो पहले वाला दौर अच्छा था कि एक बादशाह बैठा था और दरबार लगा होता था, वहीं पर शिकायत करते थे, वहीं वजीर सुनते थे और वहीं पर ही हुक्म होता था सर कलम करने का और उसी वक्त मसला हल हो जाता था। अब वो और बात है कि साहिल का सर कलम हो या वजीर का हो, वो दूसरी बात है। तो इस बजट के ऊपर, ये एक मिनी बजट के बाद ये तीसरा बजट है और मुझे लग रहा है कि जैसे जो बातें करूंगी वो वही रिपीट बातें, क्योंकि कुछ असर तो हुआ नहीं किसी के ऊपर कि इन तमाम मामलात के ऊपर नजरसानी हो। तो देखें तो सर ये जो बजट आया है, मैं बजट की इतनी डिटेल में फिगर्स वगैरह की तरफ नहीं जाऊंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं 35%, बहुत अच्छी बात है कि पहले हमने उनकी बेइज्जती की कि ब्लैक मेलर्स यहाँ पर बैठे हुए, फिर उसके बाद हमने 35% तनख्वाह बढ़ा दी। तो उस 35% तनख्वाह तो बढ़ाई है, लेकिन फिर 40% महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकारी मुलाजमीन का तो सोच लिया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका कौन सोचेगा। इन्होंने कहा कि वो कम से कम जो उजरत है वो 35,000 तक, वो देगा कौन। कि आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हैं कि उनको 18-18, 20-20 हजार मिलते हैं और 12-12 हजार उनसे वो क्या कहते हैं बेगार नौकरी ली जाती है। तो उन सबको कौन देखेगा जो घरों में काम करते हैं, जो प्राइवेट नौकर, ड्राइवर, माली, ये वो, उनकी तनख्वाहों का कौन करेगा। 35,000 वो रखी है। लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि 50,000 वाले का बजट बना के दिखा दें, क्या अभी ये 35,000 वाले का बजट बनाकर दिखा सकते हैं। तो अब सारी वही बातें, हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। मगर मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरे सब साथी हैं, सब हल्के वाले हैं और मुझे इनकी देखती हूं मैं सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज, तो जाते हैं अपने हलकों में, गली मोहल्ले में भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वहां पर उनको कौन सी लॉलीपॉप देकर आते हैं, मतलब क्या बताते हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि साल हो गया, वो रोड नहीं बनी, वो रोड नहीं बनी, तो चले कोई थोड़ा 14 साल से सिंध में हुकूमत है तो मुझे बाकी रोड्स भी दिख जानी चाहिए थी। और 1 साल से आप यहां पर हैं, अगर इत्तेहाद में रहते हुए ये काम ना करवा सकें तो फिर मेरा तो और बाकी जो इधर बैठे हैं उन सबका तो अल्लाह ही हाफिज है। सर बिजली की प्राइसेस हैं, यहां पर एक मसला चल रहा होता है, फिर पता चलता है कि ₹1.25 यूनिट बढ़ गया। IMF का सुने जा रहे हैं, IMF वो कहते हैं ना कि वो पहले कभी सिग्नल पे खड़े हों तो वो आता है फकीर, पहले तो वो दुआएं देता है कि दे दो, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके बाद वो बद्दुआएं देना शुरू कर देता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम अभी वही कर रहे हैं। तो मैं बहिस्ते पाकिस्तानी एक अवाम, मैं कहती हूं मुझे नहीं चाहिए IMF का बजट, क्योंकि मैं कुछ भी खरीदती हूं, मैं घर की ग्रोसरी लेती हूं, मैं पेस्ट, चीनी, पत्ती, तेल कुछ भी लेती हूं, मैं तो उसमें टैक्स देती हूं। मैं तो उस टैक्स से, जो टैक्स ये कह रहे हैं कि इतना टैक्स कलेक्ट हुआ है और ये सारा कुछ हुआ, उससे एक आम आवाम को क्या फायदा। बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हिफाजत के लिए गार्ड प्राइवेट खुद रखा हुआ मैंने, सड़कें ऐसी खराब हालत है कि गाड़ी आए दिन खराब, अस्पताल सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकते, प्राइवेट अस्पताल में वहां पर जाकर अपनी खाल उतरवाते हैं, वो भी उल्टी छुरी से। तो ये बजट क्या, ये जो बाबू बैठे हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 75 साल से आप लोग इतने जहां दीदा सियासतदान हैं, आपने इस ब्यूरोक्रेसी से जान क्यों नहीं छुड़वा रहे। सारी गालियां, क्योंकि अब इन 4 सालों में हो गए, शुरू में थोड़े जज्बात और थे, सोच और थी, इस 5वें साल समझ आई है कि यहां पर बैठे लोगों का तो इतना कसूर है ही नहीं। यहां पर बैठे इन लोगों का इतना कसूर, तो कब हम उनके चुंगल से आजाद होंगे। मतलब उनकी मरात के लिए, उनकी मोनेटाइजेशन के लिए कि जो बाबू बनकर 90-90 हजार रुपए पेट्रोल का भी लेंगे, यहां से गाड़ियां भी लेंगे, उसके लिए मैं और मेरी औलाद पिसेगी।
यहां पे रहने जोगा आपने पाकिस्तान, मतलब अभी यहां पर बहुत अच्छी बात है, हमारे वजीर दिफा साहब ने कर ली, उन्होंने माजरत कर ली। और मेरी अदी नफीसा शाह का कल बहुत अच्छा उन्होंने एक उससे वो किया था कि ये एक बयान कहां ले जाएगा, जैसे कि एक गुलाम सरवर साहब का बयान था। अभी यहां पर मेरे भाई ने जिक्र किया पीआईए का, कि पीआईए यूरोप की फ्लाइट्स भी बंद हैं और सारा कुछ बंद है, रूट्स दिए हुए। तो मेरे भाई थोड़ा सा तारीख का मुताला कर लें कि वो रूट्स किस दौरे हुकूमत में ट्रे में रखकर हम लोगों ने दिए थे, कि जिस पे गो स्लो की पॉलिसी अपनाई गई थी और उन गोली भी चली थी वहां पर, एक क्रू का शहीद भी हुआ था और लाठी भी बरसाई थी। तो न्यूयॉर्क सेक्टर किसने बंद करवाया? वो भी इन्हीं लोगों ने बंद करवाया। तो वो एक बयान ना, वो जैसे वो एक मच्छर इंसान को वो बना देता है, और ऐसे एक बयान जो है ना, मतलब मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब ये कि बंदा इतनी जोश खिताबत में आके किसी को वो ना कर दे कि अपनी तालीमी इदारों पे हम उंगली उठाएं कि कल को जो यहां से बच्चे जाते हैं तो वो पायलट्स की डिग्रीज की तरह इस डिग्रीज की भी कोई अहमियत ना हो। स्पीकर साहब, अभी किस किस चीज की मैं बात करूं? तकरीबन सभी बात कर चुकी हैं और मुझे हैरत भी है कि यहां से हुकूमती अरकान ने भी ऐसी ऐसी स्पीचेस की हैं कि वो लगता है कि ये हुकूमत में है ही नहीं। वैसे भी हुकूमत की फील आ नहीं रही। जैसे आप भगार लगाएं या पुलाव का ढक्कन उठाएं तो एक खुशबू आती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये बना है। तो ये यहां से वो खुशबू आ नहीं रही है हुकूमत वाली, कि पता चले कि कोई हुकूमत भी है। क्योंकि हमारे वजीर दिफा मतलब वो एक उसका जिक्र तो करते हैं ब्यूरोक्रेट का, कि जिसकी बेटी की शादी पे 1 अरब 70 करोड़ के उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को, उनका नाम नहीं लिया। वो अभी भी बैठे हुए, वो अभी भी बैठे हुए। और कल उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लिया था, मैंने प्रोग्राम में नाम लिया था। बिजनेस टाइकून क्या, मलिक रियाज नाम ले, उनका नाम है, बहरिया टाउन है उनका, अगर ये भी ना पता हो तो यहां पर हम नाम लेने से क्यों घबराते हैं? गालियां खाएं हम लोग, जहां पर जाएं वहां पर ये हो कि ये चोर, ये वो, ऐसे मतलब ये कि बेवकूफ बना के कोई भी हम लोगों को इस किस्म के वो कर लें और फिर हम डरते भी रहें कि हमने उनका नाम भी नहीं लेना। क्यों नाम नहीं लेना? मुझे बताया मैं क्या करूं कि मुझे यहां पर ये मुझे डराए ना। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, किसी से रखो फोन, फोन पे बात नहीं करो। अरे फोन पे बात ना करूं तो क्या करूं मैं? क्या किसी से बात नहीं कर सकती? तो मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि भाई मुहब्बा वतन है। मेरी पार्टी को तो इन सब लोगों ने बोला हुआ कि तुम लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो, तुम लोग तो प्रो फेडरेशन हो। हमने तो कुछ नहीं बोला, तो कम से कम खुदा के वास्ते ना डराएं मुझे। मैं अकेली, मेरे बच्चे हैं, मत डराएं मुझे। अगर मैं बैठकर ऐसे कोई ट्वीट कर देती हूं या कोई बात मैं कर देती हूं तो उसका मतलब इस्लाह होता है। ये नहीं मैंने बोला कि पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता इनको। तो स्पीकर साहब, जहां मुल्क की हालत है, चले ठीक है, रोटी बिजली गैस सबकी परेशानी सह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं एसी चलाएगा ना कोई, 2 कमरों में चलते था, 1 कमरों में सब बच्चे सब लोग सोएंगे, एक वक्त की 1 रोटी खा लेंगे। बाहर से जो कभी कुछ कर लेते थे नहीं करेंगे वो, तो घूमना फिरना होगा तो एक गाड़ी में ऊपर नीचे होके बैठ जाएंगे। लेकिन डराए मत प्लीज, ये खौफ की फिजा कायम ना करें। उसको ये करना, पीटीआई की बात आप करें तो पीटीआई को भी देखें। यहां पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप मीरपुर खास के हालात सही करें, वो सामने देखें, स्पीकर साहब नजर आ रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, तो सर फिर कटहरे में लेकर आ जाए ना। अभी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है, मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, मैंने तो यही सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताएं ना, मुझे भी तो बताएं ना कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे।
कि वो अभी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था कि उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहां पर। तो फिर कल को यहां पर भी आ जाएंगे। जो करना है कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहां पर तो कोई खुफिया वो चीज भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहां पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहां पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो बच्चों को अपनी बीमारी बताते हुए शर्मिंदा होते हैं